इकरा हसन को लेकर जिस तरीके का बयान सामने आया है करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, उसे कैसे देखते हैं आप? इन लफंगों को जेल में होना चाहिए था। ये जो दमाते बैठे घूम रहे हैं, अदालतें चुप हैं, और यहाँ के शरीफ लोग जो हिंदुस्तानी अपने को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लीडर कहते हैं आप इनको? ये गुंडे हैं सड़क के, जो अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको आप क्या, उनका नाम ही क्यों लेते हैं आप? आपको नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर कि बकायदा इसलिए आती है कि सैया हुए कोतवाल। अच्छा, तो भी डर किस बात का? करना तो है ना। जब सैया ही उनके साथ हैं तो फिर डर किस बात का? पार्लियामेंट के अंदर गालियां दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्या हुआ? खुलेआम गालियां दी जा रही हैं उनको, उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आया। पुलिस कह रही है पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर पुलिस ईमानदार होती तो बेईमानी क्यों होती? पुलिस को आप क्या समझते हैं? ये पुलिस वो है जिसने 19 साल के बाद 12 लोगों को जेल से छुड़वाया। ये पुलिस है हिंदुस्तान की। आप कहते हैं गर्व करो इन पे। ये जो ऐसे संगठन है, इन संगठनों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं आए दिन कहीं ना कहीं? भाई ये वो मुल्क है ही नहीं जो मेरे बचपन का मुल्क था। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको गांधी ने बनाया था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज करते हैं। शरीफ अपने घर में बैठ गए। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इकरा हसन को टारगेट करने का कोई खास कारण, कोई खास वजह लगती है आपको? मेंटेलिटी है। ये वो लोग हैं जिनके जहन बीमार हैं। ये लोग बीमार लोग हैं। कांवरियों को सुविधाएं दे रही थी इकरा हसन, क्या लग रहा है बीजेपी ने ये चाल चली है जिससे वो दूर हट जाए, भाग जाए डर के? देखिए, किसी के मजहबी मामला तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मज़हब ये बता रहा है कि किसी को मार दो, किसी को गाड़ी छीन लो, तो उस मज़हब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती है। अगर मेरे मज़हब में कोई आदमी तलवार उठाता है और जिहाद की बात करता है तो मैं गाली देता हूँ उसको कि मेरे मज़हब का नहीं है। इस वक्त हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि वो लोग जो आतंक फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर, उनको हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि ये हम में से नहीं है, और जो ये नहीं कहता है वो उनके साथी हैं। हम जयप्रकाश नारायण को सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले गए थे, जब से मेरे ताल्लुकात थे उनसे। लेकिन आज मैं समझता हूँ वो सब अपॉर्चुनिस्ट थे जिन्होंने ये कांग्रेस। चलिए, नीतीश जी, लालू जी, सबको आपने कह दिया, लेकिन क्या आसाम के मुसलमानों का? लालू जी को मैंने नहीं कहा। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी पे अच्छा या बुरा, हार जाए या बीत जाए, उसकी आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश जी को सिर्फ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, जॉर्ज फर्नांडिस था, फ्रॉड निकला, हमारा हीरो था, कभी फ्रॉडिया निकला। ये जितने भी हैं, ये ढंकर कौन है जो आज ढंकर बन गए? ये नीतीश से ही बड़े फ्रॉड हैं। क्यों? 4 पार्टियों में रहोगे तो क्या आप, तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी है? फ्रॉड नहीं और क्या हो भाई? ये बताइए, असम। मैं कांग्रेसी जहन का हूँ, कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हूँ कांग्रेसी। मैं उस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, मैं नेहरू को मानता हूँ, मैं गांधी को मानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, आसाम के मुसलमानों का कत्ल कैसे रुकेगा? आप लोग कह रहे हैं कत्लेआम हो रहा है या डिमोलिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रुकेगा कैसे? जिस दिन अदालतें फैसला लेने की हिम्मत कर लेंगी, ये सब ठीक हो जाएगा। सड़कों पर भी उतरेंगे बड़े पैमाने पर, जैसे एनआरसी सीए के समय उतरे थे? और कोई तरीका है ही नहीं है। इसलिए कि आज के दौर में लोग अब इनकलाब जानते नहीं हैं। आज के दौर में फेसबुक है, ट्विटर है, लीडर बन गए। हमने दरिया बिछाई हैं, जेलों में गए हैं। जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3000 साल से ज़्यादा काल से जाति के नाम पर भेदभाव और सामाजिक न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष है। अभी हमारे पहले 3 हमारे प्रबुद्ध साथियों ने आपके बीच जो बात रखी हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी ने, डॉक्टर सूरज मंडल जी ने और अनिल पटेल जी ने, और 23 तारीख को जो वी द पीपुल एंड तमाम जो संगठन है उसके साथ जो हम लोग का कार्यक्रम है, उसमें ख़ास तौर से जो ये सवाल है कि आज़ादी के 75 साल
जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए उसके 75 साल लगभग होने वाले हैं। और उसके बाद उस संविधान में जो प्रावधान है, चाहे मतदान का अधिकार है, चाहे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, उसको ये जो तमाम अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है केंद्र में 11 साल से, और वो उसको कुचलने का काम कर रही है। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति हो रहा है, चाहे अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी है, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों उनके साथ जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब तो सीधे सीधे उनको उनके वोट से वंचित करना चाहती है। जैसा कि बिहार में देख रहे हैं कि कानून ये कहता है, और हमेशा ये कानूनन ये होता रहा है कि जनवरी में जो मतदाता सूची जारी होता है, उस मतदाता सूची के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का तो प्रक्रिया चलता है, लेकिन उस मतदाता सूची को इधर उधर करने का कोई इतिहास पूरे चुनाव में 1952 से लेकर के अब तक किसी देश और किसी प्रदेश में नहीं हुआ है हमारे इस संविधान के तहत। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि अचानक से एक जिसको कहते हैं वोटबंदी, नोटबंदी के बाद हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये वोटबंदी करने की योजना को लेकर के आए हैं। और जब कोई पत्रकार, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इनका गाना गाने में लगे, लेकिन कोई पत्रकार जब दिल्ली से जाकर के वहाँ पे उनको पर्दाफाश करने का काम करता है तो उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बिहार में चाहे देश में जो आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जाति के जो पोर्शन है, जहाँ पे जिस सरकारी क्षेत्र में मिले हुए हैं उसकी चोरी हो रही है, और जहाँ मिलना चाहिए जो निजी क्षेत्र है, जो तथाकथित जो पब्लिक के ही पैसे से चलती है निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में, या तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारा हक हिस्सा और भागीदारी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में उन सवालों को लेकर के हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं और जो हमारे जो सभी एक्टिविस्ट हैं वो 23 तारीख को और उसके बाद 29 तारीख को इस पर विमर्श भी करेंगे। और जो संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उस विमर्श का हिस्सा बने कि 2010 में जो जाति का जो सर्वे हुआ उसको भी सामने नहीं लाया गया। उसके बाद 15 साल हो गए हैं, न गणना हुआ है, न जाति जनगणना। और उसके बाद जाति जनगणना की जो घोषणा है वो एक तरीके से जो कहते हैं कि महिला आरक्षण जो बिल आया है, नारी वंदन अधिनियम जिसको लाया इन्होंने, वो कब लागू होगा, और उसके भीतर भी जो आरक्षण का सवाल है अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, लोगों के लिए, वो भी उसमें नहीं लागू हुआ है। तो उसकी भी लड़ाई है। और आने वाले समय में जो बिहार में ख़ास तौर से जो चुनाव है उसके पीछे जो ये षड्यंत्र है और जो हम लोगों की मांग है ईवीएम के लिए, वोटर सीधे जो है बैलेट पेपर का जो चुनाव की मांग है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि ये अब महाराष्ट्र में तो वो पर्दे के पीछे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, अब तो यहाँ सीधे पर्दे के सामने आकर के, भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि एक बड़ी आबादी गरीबी में है, उनके पास छत नहीं है, फूस तक नहीं होता है उनके छत के ऊपर। जब बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ऐसी स्थिति में उनके पास एक थैला तक नहीं होता है और वो कागज़ दिखाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के हैं वो, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अपने माता और पिता के जन्म का प्रमाण पत्र दे पाएंगे क्या? उनको सबसे पहले अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र देश के सामने देना चाहिए। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। और ये वी द पीपुल और संघर्ष समिति, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के साथ साथ पूरे देश में जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन हैं, उन सब का सवाल ये है कि क्या जातीय जो जनगणना है वो कब होगा, उसके सवाल जो प्रश्नावली होंगे वो क्या होंगे, और उसकी अंतिम तारीख क्या होगी। क्या ये पॉलिटिकल, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी जा रहे हैं बिहार के सभाओं में, उस पर भी उन्होंने नहीं कहा है कि वो जाति जनगणना करेंगे, उस पर 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ करके कितना देंगे नहीं देंगे। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, 84% SC ST और OBC के जो लोग हैं उनके आरक्षण को 65% किया गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर तो समर्थन करती है, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA में की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, उसको अनुसूची 9 में नहीं डाल करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंसा देने का काम करती है। भाजपा और जदयू और NDA की जो सरकार है उसको बिहार के विधानसभा में फिर से एक बार हम तो कहते हैं कि अगर सचमुच में आप आरक्षण के हिमायती हैं, कमज़ोर वर्ग के, दलित, वंचित, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित समाज के अगर आप हिमायती हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप जो है विधानसभा का सत्र वहाँ जो है आपकी पार्टी मांग करे, आपकी सत्ता में है, आप वहाँ पे हैं, और वहाँ पे फिर से एक बार ला करके और उसको केंद्र को प्रस्तावित करे, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसको वापस ले करके, और 65% जो आरक्षण है वहाँ पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का उसको अगर लागू नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आज भी
बेईमानी से उसी तरह से ओत प्रोत हैं जैसे आरएसएस अपने शुरुआती दिनों से, भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती दिनों से है।